नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फर्स्ट ईयर तथा बीए सेकंड ईयर के लिए मानव भूगोल पढ़ रहे हैं। मानव भूगोल में हम परिभाषा मानव भूगोल की प्रकृति पढ़ेंगे, जिसका ये पहला पार्ट है। मानव भूगोल, सबसे पहले तो हम भूगोल विषय के बारे में जानते हैं। जैसे कि सबसे पहले भूगोल एक स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय जाता है ग्रीक विद्वानों को। ग्रीक विद्वानों के द्वारा भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया गया। भूगोल को एक अलग विषय की पहचान है वो दिलवाई गई। सबसे पहले भूगोलिक रचनाओं में हम बात करें तो रचना आती है जेस पीरियोडस। ये लिखी गई थी हिकेटियस के द्वारा। हिकेटियस के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। इसका अर्थ था पृथ्वी का वर्णन। यहीं से भूगोल का जन्म माना जाता है। इसी कारण हिकेटियस को भूगोल का पिता या भूगोल का जनक भी कहा जाता है। तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। तो इनके द्वारा सर्वप्रथम ये जो इनकी रचना है जेस पीरियोडस, इसके माध्यम से इन्होंने पृथ्वी का वर्णन प्रस्तुत किया। इसी कारण इनको क्या है? भूगोल का जनक कहा जाता है। इसके अलावा जैसे कि आपने 12th क्लास की जो पुस्तक है उसमें भी पढ़ा होगा कि भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने किया था। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। तो यहीं से भूगोल शब्द की उत्पत्ति हुई। ये 300 ईसा वर्ष पूर्व ग्रीक विद्वान कौन थे? इरेटोस्थनीज। कब? 300 ईसा पूर्व। इनके द्वारा भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। भूगोल जैसे दो शब्दों से मिलकर के बना है। ये चीज़ें आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जियो प्लस ग्राफिया, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। जियो पृथ्वी से और ग्राफिया का अर्थ है वर्णन करना। ग्रीक भाषा के ये दो शब्दों से मिलकर के भूगोल शब्द की रचना हुई है, ज्योग्राफी शब्द की रचना हुई है। इनके द्वारा सर्वप्रथम इनकी पुस्तक थी जिसका नाम था जियोग्राफिया। यहीं पर भूगोल शब्द का प्रयोग इनके द्वारा ये किया गया है। जियोग्राफी शब्द का प्रयोग इनके द्वारा सर्वप्रथम किया गया। तो भूगोल शब्द के जनक कौन है? इरेटोस्थनीज। और भूगोल का जनक किसे माना जाता है? हिकेटियस को। अब भूगोल साधारणतः क्या करता है? भूगोल में साधारणतः पृथ्वी तल का अध्ययन है वो किया जाता है। यानी शाब्दिक अर्थ देखें तो पृथ्वी तल का अध्ययन इसमें किया जाता है। जैसे दो शब्द हैं जियो प्लस ग्राफिया। जियो यानी पृथ्वी और ग्राफिया यानी वर्णन करना। तो इसी प्रकार पृथ्वी का स्पष्ट विवरण करना या पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। जियो यानी पृथ्वी, ग्राफिया यानी वर्णन करना। तो ये शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का सुस्पष्ट वर्णन करना। ये किस भूगोल की विषय वस्तु का प्रथम उद्देश्य है। भूगोल का प्रथम उद्देश्य इसको कह सकते हैं। अब इसके बाद में बात आती है भूगोल एवं मानव भूगोल की। भूगोल की दो शाखाएं हैं, जैसे भौतिक भूगोल और दूसरी क्या है मुख्य शाखा मानव भूगोल।
तो भूगोल में मानव भूगोल किस प्रकार का स्थान रखता है, मानव भूगोल क्या है। जैसे कि अब भूगोल के जो उपक्षेत्र हैं वो विभाजन योग्य नहीं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जैसे कि हमने भूगोल की दो शाखाएं देखी, भूगोल में दो शाखाएं हमने मानी, एक भौतिक भूगोल जो कि पृथ्वी की भौतिक अवस्थाएं जो हैं, भौतिक जो इसके ऊपर स्थल रूप हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन इसमें किया जाता है। दूसरा है मानव भूगोल, मानव पर्यावरण अंतर संबंध, मानव के क्रियाकलाप आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है, मानव भूगोल में किया जाता है। अब दोनों किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, पर्यावरण से संबंध, भौतिक भूगोल पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर मानव किससे जुड़ा हुआ है, पर्यावरण से। तो मानव एवं पर्यावरण के मध्य भी अंतर संबंध पाए जाते हैं। जैसे भूगोल के जो सभी भी उपविभाग जितने भी हैं वो आपस में क्या हैं, जुड़े हुए हैं। इनमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे पृथ्वी तल पर पाए जाने वाली प्रत्येक जैसे भौतिक वस्तु है, जो भी भौतिक चीज़ें हैं और जो परिघटनाएं हैं, वो जैसे किसी भी क्षेत्र में हैं तो वो किससे, उनके मध्य अंतर संबंध देखने को मिलते हैं। इसको जैसे कि विभिन्न विद्वान हैं, उन्होंने इसको पार्थिव एकता के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि पृथ्वी की जितनी भी वस्तुएं हैं, पृथ्वी के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं, जड़ चेतन सजीव निर्जीव, सारी की सारी क्या हैं, एक दूसरे से परस्पर अंतर संबंधित हैं, यानी उनमें पार्थिव एकता पाई जाती है। तो ये दोनों विषय, दो भाग अवश्य हैं इसके, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित ये होते हैं। तो भूगोल प्रकृति पर्यावरण एवं मानव समाज के मध्य जो सह संबंध होते हैं उनका ये एक प्रकार से परीक्षण करता है, निरीक्षण करता है, उनका अध्ययन करता है। प्राकृतिक पर्यावरण एवं मानव के संबंध, मानव के मध्य जो अंतर संबंध हैं उनके ऊपर। इसके अलावा स्थानिक तंत्र पर प्रकाश डालता है, जैसे एक क्षेत्र की जो भौतिक घटनाएं हैं वो दूसरे मानवीय परिघटनाओं से किस प्रकार से संबंधित हैं, ये सारी चीज़ों का अध्ययन है वो भूगोल में किया जाता है। तो इस प्रकार ये शाखाएं एक दूसरे से क्या है, अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब हम आगे मानव भूगोल क्या है, किन चीज़ों का अध्ययन करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद में मानव भूगोल की परिभाषाएं। मानव भूगोल में क्या है, मानव भूगोल पृथ्वी तल और मानव समुदाय के जो स्थानिक वितरण और विभिन्न प्रदेशों में किए गए समायोजनों का अध्ययन करता है। मानव भूगोल पृथ्वी तल पर मानव समुदायों पृथ्वी तल पर मानव समुदायों से अर्थ है प्रत्येक क्षेत्र विशेष में, प्रत्येक पर्यावरण विशेष में मानव समुदायों की कुछ अलग अलग विशेषताएं हैं वो देखने को मिलती है। तो मानव भूगोल पृथ्वी तल पर मानव समुदायों के स्थानिक वितरण, अब स्थान विशेष पर अलग अलग मानव समुदाय हैं अलग अलग क्षेत्रों में, तो मानव समुदायों के स्थानिक वितरण, प्रत्येक मानव समुदाय की कुछ अपनी विशेषताएं अवश्य होती हैं। तो एक तो स्थानिक वितरण, सेप्टाइल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्रत्येक स्थान के ऊपर किस प्रकार का उनका वितरण है वो पाया जाता है। इन चीज़ों के बारे में पढ़ना। मानव भूगोल पृथ्वी तल पर मानव समुदायों के स्थानिक वितरण एवं विभिन्न प्रदेशों में किए गए पर्यावरण समायोजन एवं विभिन्न प्रदेशों में किए गए पर्यावरण समायोजन। प्रत्येक क्षेत्र में, जैसे ठंडे प्रदेशों में, उष्ण प्रदेशों में, मरुस्थलीय प्रदेशों में, या अतिवृष्टि वाले आर्द्र प्रदेश हैं या अति आर्द्र प्रदेशों में, किस प्रकार से मानव ने विभिन्न प्रदेशों में पर्यावरण के साथ समायोजन किया है,
और किस प्रकार से उसमें वितरण में स्थानिक भिन्नता देखने को मिलती है। इन चीज़ों का अध्ययन किसमें किया जाता है? समायोजनों का। ये क्या है? विभिन्न प्रदेशों में किए गए पर्यावरण समायोजनों का अध्ययन है। अब जैसे ठंडे प्रदेश के लोग हैं, उन्होंने अपने पर्यावरण के साथ किस प्रकार से समायोजन किया, जैसे एस्किमो ने ध्रुवीय प्रदेश में किस प्रकार से समायोजन किया है, बुशमैन ने मरुस्थलीय प्रदेश में किस प्रकार से समायोजन किया है, जो मध्य अक्षांशीय प्रदेश हैं किर्गिज लोगों ने किस प्रकार से वहाँ पर समायोजन किया हुआ है, या ये कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र जो प्रदेश हैं या भूमध्य रेखीय विषुवत रेखीय क्षेत्र जिनको हम कहेंगे, तो वहाँ पर पिग्मी जनजाति ने किस प्रकार से पर्यावरण के साथ समायोजन कर रखा है, वो सारी चीज़ों का अध्ययन हम इसमें करते हैं। तो जनसंख्या का, इसके अलावा जो मानव भूगोल है उसमें जनसंख्या का वितरण, अब जैसे कि हम जानते हैं वितरण को पड़ता है किस प्रकार के कौन से फैक्टर जो हैं वो जनसंख्या के जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको प्रभावित करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण क्या है? भिन्न भिन्न है। वितरण में भिन्नता देखने को मिलती है। अब वो भिन्नता क्यों मिलती है? वो है पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव उस पर पाया जाता है। क्योंकि अब जैसे प्रत्येक क्षेत्र में जनसंख्या भिन्न है, प्रमुख कारण क्या है इसका? पर्यावरणीय भिन्नता। ये भिन्नता किसके कारण है? पर्यावरण भिन्नता। पर्यावरण यानी हमारे चारों ओर का जो आवरण है उसमें क्या है? भिन्नता है। अब अलग अलग पर्यावरण में, जैसे कि जो शुष्क प्रदेश हैं वहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है, मैदानी प्रदेश जहाँ पर सिंचाई की सुविधा अच्छी है, वर्षा अच्छी होती है, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। विषुवत रेखीय प्रदेशों में अतिवृष्टि एवं जो जलवायु है अनुकूल न होने के कारण जनसंख्या कम पाई जाती है। तो ये पर्यावरणीय कारक हैं जो प्रभावित करते हैं जनसंख्या के वितरण को। अब जैसे कि मानव विभिन्न प्रकार के पर्यावरण में विभिन्न क्रियाकलापों के तहत क्या है? एडजस्टमेंट करता है, समायोजन करता है। एडजस्टमेंट जो करता है विभिन्न प्रकार के पर्यावरण के साथ, वो क्या कहलाता है? समायोजन। अब मानव के वर्गों के द्वारा ये जो समायोजन किया जाता है, इसमें पर्यावरणीय शक्तियों का जो प्रभाव है और उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो उनका परस्पर कार्यात्मक संबंध होता है, प्रादेशिक स्तर पर उनका आपसी अंतर संबंध देखने को उनमें मिलेगा। अब जैसे कि जो उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र की जनजातियां हैं उनके द्वारा अपने पर्यावरण के साथ समायोजन किया गया है, ठंडे प्रदेशों की जनजातियों के द्वारा अपने पर्यावरण के साथ समायोजन किया गया है। तो परस्पर क्रिया करते हुए पर्यावरण के साथ मानव के द्वारा समायोजन किया जाता है, और उसी समायोजन का अध्ययन हम किस में कर रहे हैं? मानव भूगोल में कर रहे हैं। अब जैसे पृथ्वी पर दो प्रकार के वातावरण मुख्यतः पाए जाते हैं। एक तो है प्राकृतिक वातावरण और दूसरा क्या है? सांस्कृतिक वातावरण। दो प्रकार के वातावरण हैं। एक प्राकृतिक वातावरण, ये तो, और दूसरा है सांस्कृतिक वातावरण। और ये दोनों एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण है वो एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। अब जैसे मानव प्राकृतिक वातावरण के जो भिन्न भिन्न रूप हैं उनमें रहता है, जैसे मैंने आपको अलग अलग बताए, जैसे ध्रुवीय प्रदेशों के निवासी हैं या मरुस्थलीय प्रदेशों के निवासी हैं, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों के निवासी हैं, भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय क्षेत्रों के निवासी हैं। तो ये क्या है? उनमें पर्यावरणीय भिन्नता है। जैसे ध्रुवीय प्रदेश में ठंडी जलवायु पाई जाती है, मध्य अक्षांशीय जो क्षेत्र हैं, मध्य अक्षांशों में शीतोष्ण जैसे अनुकूल जलवायु भी पाई जाती है। इसके अलावा जो भूमध्य रेखीय प्रदेश है वहाँ पर उष्ण जलवायु, आर्द्र जलवायु पाई जाती है जो कि अनुकूल नहीं है। इसके अलावा शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो सभी में पर्यावरणीय भिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं। और उसी के कारण क्या है, जो सांस्कृतिक पर्यावरण विकसित होता है उसमें भी भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से विभिन्न पर्यावरणीय दशाओं में विकसित होकर मनुष्य ने अपने
अपने जो क्रियाकलापों से उसको क्या करता है, अपना अनुकूलन उनके साथ में स्थापित करता है सभी प्रकार की जो पर्यावरणीय दशाएं हैं। जैसे मैदानी प्रदेश के लोग हैं, कृषि करते हैं, उष्णकटिबंधीय जो मरुस्थलीय प्रदेश के लोग हैं, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं, तो उन्होंने क्या किया, अपने आजीविका चलाने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, पशुपालन करना पड़ता है। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या है, अनुकूलन स्थापित किया है अपनी पर्यावरणीय भिन्नता के साथ। अब इन सभी अनुकूलन दशाओं और जो तथ्य हैं उनका अध्ययन करना क्या है, मानव भूगोल का उद्देश्य है। तो सीधी सी बात है कि मानव भूगोल के अध्ययन की अगर हम बात करें, एक छोटी सी परिभाषा हम ये कह सकते हैं कि मानव भूगोल मानव एवं पर्यावरण के पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन करता है, जहाँ पर मानव ने किस प्रकार से पर्यावरण के साथ अनुकूलन किया हुआ है, किस प्रकार से उसने अपने आप पर्यावरण में परिवर्तन किया है और अपना सांस्कृतिक पर्यावरण उसके द्वारा विकसित किया गया है। इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम किस में करते हैं, मानव भूगोल में करते हैं। अब भूतल पर जब क्षेत्रीय भिन्नताएं होती हैं तो उससे क्या होगा, विभिन्न लक्षणों वाले प्रदेश बनते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, मरुस्थलीय प्रदेश के निवासी पशुपालन करेंगे, मैदानी प्रदेश के निवासी हैं वो कृषि करते हैं, पठारी प्रदेश के निवासी हैं, खनिज पदार्थ ज़्यादा पाए जाते हैं तो खनन कार्य वहाँ पर ज़्यादा होता है। पहाड़ी प्रदेशों के जो निवासी हैं वहाँ पर ज़्यादातर जो पर्यटन उद्योग है उसका विकास ज़्यादा हुआ है, क्योंकि जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जैसी पर्यावरण ने संभावनाएं प्रदान की हैं, उसी के अनुसार क्या है, सांस्कृतिक पर्यावरण का भी विकास होता चला गया है। अब जैसे प्रत्येक प्रदेश में जनसंख्या है, संसाधन है या आर्थिक क्रियाकलाप हैं, इनमें भिन्नता देखने को मिलती हैं। लेकिन सांस्कृतिक मूल्यों की दृष्टि से देखें तो इनमें कुछ समानताएं या समान लक्षण भी देखने को मिलते हैं पर्यावरण के आधार पर भी। अब कुछ एक परिभाषाएं हम इनकी देखते हैं। तो मानव भूगोल, जैसे कि हमने देखा, भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, जैसे कि सबसे पहले डार्विन की पुस्तक प्रजातियों की उत्पत्ति है, जिसमें मानव एवं प्राकृतिक पर्यावरण के अनुकूलन की बात कही गई है, और उसी बात के आधार पर फ्रेडरिक रैटजेल ने जो डार्विन की प्रजातियों की उत्पत्ति पुस्तक है, उसमें जो पर्यावरणीय अनुकूलन या वातावरण से अनुकूलन की जो व्याख्या की हुई है, उसी के आधार पर पर्यावरणीय पक्षों को स्थायी स्थान देकर उनके अध्ययन पर बल दिया फ्रेडरिक रैटजेल ने। और रैटजेल ने मानव एवं पर्यावरणों की जो संबंध है उनकी व्याख्या को महत्वपूर्ण माना। इन्होंने मानव पर्यावरण संबंधों की व्याख्या पर बल दिया। अब मानव पर्यावरण संबंधों की व्याख्या पर इन्होंने बल दिया। इनके अनुसार मानव है वो अपने पर्यावरण से कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, और पर्यावरण भी मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा परिवर्तित होता रहता है, उसमें भी प्रभाव पड़ता है। अब इसी कारण क्या है, एक भूगोल की नई शाखा के रूप में मानव भूगोल की नींव है वो पड़ी थी इन्हीं के विचारों से। यहीं से क्या है, ये मानव पर्यावरण संबंधों की व्याख्या, ये जो विचार है, इससे किसकी उत्पत्ति हुई, मानव भूगोल की। यानी एक ऐसी शाखा बन गई जिसमें मानव एवं पर्यावरण के संबंधों की व्याख्या की जानी चाहिए। अब भूगोल में हम सामान्यतः पढ़ रहे थे, पृथ्वी का वर्णन कर रहे थे, पर्यावरण के बारे में भी पढ़ रहे थे, लेकिन इसमें क्या था कि मानव भूगोल में मानव एवं पर्यावरण के संबंधों की व्याख्या, इस विषय को लेकर के यहाँ पर एक नवीन शाखा की उत्पत्ति हुई, मानव भूगोल। और इसका श्रेय किसको जाता है, फ्रेडरिक रैटजेल को। इसीलिए फ्रेडरिक रैटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ ह्यूमन
जियोग्राफी मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रैटजेल को। अब इन्होंने किस प्रकार से इसे परिभाषित किया कि मानव भूगोल के जो दृश्य हैं वो सर्वत्र पर्यावरण से ही संबंधित होते हैं, यानी मानव के जो क्रियाकलाप हैं वो पूर्णतः किससे प्रभावित हैं? पर्यावरण से प्रभावित हैं। परिभाषा देखते हैं इसकी पहली, फ्रेडरिक रैटजेल के अनुसार मानव भूगोल के सर्वत्र मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से प्रभावित होते हैं, यानी मानव भूगोल में जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, जो विषय वस्तु है वो किससे प्रभावित है? पूर्णतः पर्यावरण से प्रभावित है। तो मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से प्रभावित होते हैं या पर्यावरण से संबंधित होते हैं, जो समय भौतिक दशाओं का एक योग होते हैं। पर्यावरण से संबंधित होते हैं, जो समय भौतिक दशाओं का योग होते हैं। ये परिभाषा दी गई रैटजेल के द्वारा, जो कि मानव भूगोल के जनक, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जिनको कहा जाता है। तो मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं, जो समय भौतिक दशाओं का एक योग होते हैं। अब मानव भूगोल की जितनी भी चीज़ें हैं वो किससे संबंधित हैं? पर्यावरण से संबंधित है। ये जो विचारधारा है, इस विचारधारा को माना जाता है नियतिवादी विचारधारा। नियतिवादी विचारधारा, नियतिवादी विचारधारा में पर्यावरण को महत्वपूर्ण माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि प्रकृति है वो मानव के ऊपर अपना नियंत्रण रख सकती है। मानव प्रकृति के द्वारा इसके क्रियाकलाप हैं वो नियंत्रित होते हैं। तो पहली परिभाषा में हमने देखा कि मानव भूगोल के दृश्य हैं वो सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित हैं, ऐसे इन्होंने कहा, और जो भौतिक दशाओं का एक योग होते हैं, यानी जो क्रियाकलाप मानव के द्वारा किए जा रहे हैं, मानव भूगोल के जितने भी दृश्य से संबंधित है, मानव भूगोल से संबंधित विषय वस्तु या मानव भूगोल की जो विषय वस्तु है, हम देख रहे हैं मानव के क्रियाकलाप हैं, जनसंख्या का वितरण है, मानव की आर्थिक क्रियाएं हैं, सांस्कृतिक जो क्रियाएं हैं, वो सारी चीज़ें किससे नियंत्रित हो रही हैं? पर्यावरण से नियंत्रित हो रही हैं। तो मानव भूगोल के जो सारे दृश्य होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? पर्यावरण से। उनके ऊपर पर्यावरण का नियंत्रण होता है, जो कि भौतिक दशाओं का एक योग होता है, यानी भौतिक दशाओं के द्वारा वह प्रभावित होता है। रैटजेल के अनुसार किसी भी समाज का इतिहास, उसकी राजनीति, उसकी जितनी भी सामाजिक क्रियाएं होती हैं, उसके ऊपर पर्यावरण का अमिट प्रभाव होता है। पर्यावरण का प्रभाव उसके ऊपर होता है। तो ये कह सकते हैं कि मानव एवं पर्यावरण के मध्य जो प्रगाढ़ अंतर संबंध बनते हैं, उनके अध्ययन को ही हम क्या कहेंगे? मानव भूगोल का विषय क्षेत्र वही है, मानव एवं पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन करना। तो मानव भूगोल के दृश्य हैं वो पर्यावरण से प्रभावित होते हैं, ऐसा रैटजेल के द्वारा माना गया है। बाकी की जो परिभाषाएं हैं वो अगले अध्याय में हम करेंगे। धन्यवाद।